कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी स्टोरी के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वहाँ पर सार्क आई थी उसने अनीका की बोट पर हमला कर दिया था। सबसे बड़ी समस्या एक और उत्पन्न हो गई थी क्योंकि सार्क के हमले की वजह से उस बोट में एक छेद हो गया था, जिसमें छेद से वजह से पानी अंदर बोट के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। वह धीरे धीरे पानी का सतह बढ़ता जा रहा था। तभी सभी के फेस पर खतरा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे पानी भरने लग जाता है वैसे वैसे ही उन लोगों की घबराहट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बोट में बैठे हुए सभी को एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मरना तय है, सभी यहाँ पर डूबकर मर जाएंगे। अब अनिका देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि अनिका को तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये एक के बाद एक हमला कैसे हो रहा है उनके ऊपर। वह इनसे कैसे बच पाएगी और इन मुसीबतों का सामना कैसे कर पाएगी, क्योंकि समुद्र के अंदर लहरें कितनी तेज होती हैं ये तो खुद सोच पाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम समुद्र के किनारे लहरों को देखते हैं तो वह कितनी ऊपर तक आ जाती हैं, शायद वो हमारी समझ से भी परे ही होता है। अगर समुद्र के बीच में बिल्कुल बीचों बीच चले जाएं और तब वो लहरें आती हैं तो उसका डूबना तो निश्चित ही होगा। लेकिन उसी के साथ ही फिर उन्हें एक दूसरी शार्क ने हमला को बर्दाश्त करना स्टार्ट कर देती है। वह बार बार उस बोट पर दोबारा से हमला करना स्टार्ट करती है और जब वह उस शार्क से भी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो यहाँ पर उनकी बोट में खुद एक छेद बन जाता है, जिससे उनके डूबने मरने की या फिर सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी थी। अब यहाँ बोट में बैठे बैठे ही पूरी की पूरी टीम जो अनिका की थी अपनी मौत का सामने से ही नजर आती हुई उन्हें दिखाई पड़ रही थी। किसी भी हाल में बचने की कोई भी उम्मीद उनके सामने नहीं थी। अनिका वहाँ पर एक दूरबीन हाथ में लेती है और उसके साथ ही जब अनिका ने उस दूरबीन से चारों तरफ देखना चाहा तो अनिका को अपनी दूरबीन के पास में ही एक थोड़ी ही दूर पर एक टापू दिखाई देता है, जिसमें वे बोट सिर्फ उसी टापू पर ही सबसे पहले जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई भी लोकेशन या कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि अनिका के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी और अपनी पूरी टीम की जान बचाना था और सबसे महत्वपूर्ण भी यही बनता था कि उनकी जान बच जाएगी, फिर ही कोटिल्य द्वारा खोजी गई सारी डिटेल्स के साथ वे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अनिका बोट को चलाने वाले उम्मीदवार यानी कि किसी व्यक्ति को कहती है, प्लीज़ आप उस साइड चलिए, जितना जल्दी आप ये हो सकता है उतना जल्दी आप वहां तक पहुंच सकते हैं और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमने जल्दी नहीं किया तो हो सकता है कि पूरी की पूरी बोट में पानी भर जाएगा और हम डूब जाएंगे। इतने पानी में चाहे हम कितनी भी स्विमिंग क्यों ना कर ले, लेकिन हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। शायद इतनी कैपेसिटी हमारे साथ भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये नमकीन भरा है और इसमें ऐसे आसान नहीं होगा हमारे शरीर इसको झेल पाए। अनिका की बात सुनकर अब आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। जैसे ही अनिका ने उसे इस साइड जाने के लिए बोला था, वह आदमी ऐसे ही उस बोट को उसकी उस डायरेक्शन की तरफ घुमा लेता है जहाँ पर वह टापू था। अब वहाँ बोट चलाने स्टार्ट कर देता है। वह उसकी स्पीड को जितना हो सके उतनी जल्द और उतनी तेज कर लेता है, क्योंकि वह भी खुद उन लोगों के साथ यहाँ पर फंसा हुआ था। उसे भी पता था अगर ये नहीं हुआ तो शायद इन लोगों के साथ वो भी अपनी जान को गंवा दे। उसे ये तो पता लग चुका था कि यहाँ उसकी जान भी जा सकती है। वह कब से अपने दिमाग में ये सब ही बुनियादी ख्याल उसके दिमाग में आते जा रहे थे, लेकिन अनिका ने जब उसे टापू की तरफ जाने का इशारा किया तो उसकी सांस में सांस आ गई थी। शायद वह अब बच सकता है, लेकिन ये टापू तट से थोड़ी दूर था। उनकी बोट पूरी तरह से पानी में डूबने ही वाली थी। वह बोट चलाकर बोट जल्दी से उसकी तरफ मोड़ देता है, लेकिन अब वह ऐसा करता क्योंकि अब तक वह किनारे तक पहुंचने में थोड़ी सी दूर ही पहुंचने ही वाले
थे क्योंकि पानी बोट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन उन सब के लिए ये सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी को तैरना आता था। अगर या दो के में उनकी टीम में किसी को नहीं आता था तो बाकी वो उनकी टीम सभी सभी अपनी बोट से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि पास में ही किनारा था। मात्र 5 मिनट की स्विमिंग के साथ ही वे किनारे पर पहुंच जाते। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था ये आखिर टापू कौन सा है। क्या ये वही है जो कौटिल्य ने सर्च किया था या फिर ये कोई अन्य टापू है। अब खुद अनिका और अनिका की टीम को भी नहीं पता था, उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी पूरी की पूरी टीम जो उनका सामान था उनसे लड़ने का वो सभी उनका उस पानी में डूब चुका था। अब सभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता आखिर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कौटिल्य ने कहा था क्या ये उस टाइप के लोग हैं या फिर और कुछ, ये कुछ नहीं पता चलता। और ये सब बातें तो को बस ओनली अनिका के दिमाग में ही आती जा रही थी। अब सभी किनारे पर पहुंच जाते हैं। उनके पास ना तो खाने का सामान था और न ही इनके पास सुरक्षा का कोई भी हथियार ज़्यादा बचे हुए थे। इनके पास छोटे मोटे हथियार थे जो इनके शरीर पर लगाए हुए थे या ये कहा जाए कि अपनी कपड़ों के अंदर छुपा कर रखे थे अपनी पॉकेट्स वगैरह में। लेकिन बाकी के जो भी इनका सामान था जो इन्होंने अपनी बोट पे रखा हुआ था वो सभी बोट के साथ डूब चुका था। लेकिन यहाँ अब हथियारों की तो उनके पास कमी हो गई थी। लेकिन अब इन लोगों के लिए एक और परेशानी की सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों के इन सबको यहाँ पता भी नहीं चलता कि ये लोग अब कहाँ हैं और कैसे रहेंगे। अभी वे लोग यहाँ से किसी के साथ संपर्क भी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका तो सारा सामान समुद्र में डूब चुका था। यहाँ पर कोई भी नेटवर्क ना होने की वजह से वे किसी भी कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ से इनकी किसी से संपर्क भी हो जाता तो वह शायद किसी को कांटेक्ट करने के लिए उनके पास किसी का कोई भी फ़ोन अभी भी पानी के अंदर से ही वो निकल कर आए थे तो पानी के फ़ोन में भी पानी घुस चुका था। वह किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते थे। लेकिन उनके हाथ सिर्फ यहाँ पर एक नाम नकाबी ही लगे हुए थे। अब तो उनका प्यास और भूख के कारण भी बुरा हाल हो चुका था क्योंकि उनका खाना पीना तो डूब चुका था टाइम के लिए, क्योंकि 2 दिन के लिए ही आए हुए थे इसलिए उन्होंने 2 दिन का अपना सारा बंदोबस्त अच्छे से किया हुआ था। लेकिन यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा घटना घट सकती है। इसलिए यहाँ पर सभी का भूख और प्यास से बुरा हाल था या ये कहा जाए कि मरने में कोई कसर ही नहीं थी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, ऊपर से इतनी रात भी होने वाली थी। इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सुबह होते ही ढूंढ लेंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और उनके पास अब कोई सोर्सेज नहीं है और वह रात के समय में कोई भी रिस्क नहीं चाहते क्योंकि अभी तो वो इस मौत के अब इंस्पेक्टर अरबाज ने अनिका की तरफ देखते हुए कुछ कहा। अनिका ने हाँ में इशारा कर दिया। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं कि हमें यहीं पर अपनी कोई स्थान ढूंढना होगा आसपास ही। सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब इंस्पेक्टर और अनिका ने कोई जगह ऐसी मिलती है जिसे कि अनिका भी इंस्पेक्टर के साथ सहमत थी। अब इंस्पेक्टर अरबाज सभी को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बोल देते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा सामान ही नहीं था जिसे वो यूज करके अपना टेंट वेंट हाउस अगर बना सके तो बना लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सभी इंस्पेक्टर अरबाज सभी को कहते हैं कि हमें अपने मिशन पर सुबह लगना होगा क्योंकि जल्द से जल्द हमें उस मिशन को पूरा करना है क्योंकि हम इस मिशन पर 2 दिन के लिए आए थे। अगर ये मिशन करने में हमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो शायद उन लोगों का जो भी टारगेट है और शायद उस टारगेट से भी ज़्यादा भयानक कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम यहाँ आकर भी ना आए ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। अब इंस्पेक्टर की बातों में काफ़ी दम भी था और सभी हमें इसीलिए हिला देते हैं। एक तरफ भूमिका को काफ़ी नींद भी आई हुई थी लेकिन बार बार मच्छर आकर उसको परेशान कर रहे थे इसलिए वो काफ़ी इरिटेट हो गई थी। अब भूमिका भी समझ चुकी थी अब इसके सिवा उसके पास काम तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये रात जितनी भी बाकी है उसे काटना कितना मुश्किल भरा होने वाला है। ये तो सोच सोच कर भूमि काफ़ी परेशान हो रही थी।
अब इंस्पेक्टर अरबाज सभी को कुछ आगे कहते हैं कि हमें जो पेड़ के अकॉर्डिंग ही हमें कहीं भी जाना होगा, या फिर रात के समय उठने के बाद अगर हमें वॉशरूम या फिर कुछ ढूंढने के लिए जाना हो तो हम दो का ही पेड़ में से एक दूसरे के साथ ही आगे जाएंगे। अब सभी को ये बातें समझ आ रही थी। फिर कहता है इंस्पेक्टर अरबाज, चलो अब हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर जितनी भी झाड़ियाँ हैं उनके हल्के से साफ़ करना होगा ताकि हम आराम से वहाँ पर लेट सकें, और साथ में ही दो लोगों को वहाँ पर उठने का काम करना पड़ेगा, या फिर ये कहा जाए कि तब दो व्यक्ति पहरा देंगे और बाकी के सोएंगे। जब वो सोकर उठेंगे तो दूसरे पहरा देंगे। ऐसे बारी बारी से सभी की नींद भी पूरी हो जाएगी और टीम की सुरक्षा भी हो जाएगी। सभी लोग इस बात से सहमति जताते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज ने सभी को अच्छे से समझा भी दिया था और सबकी समझ में भी आ गया था। तो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपनी गर्दन को हाँ में हिला देते हैं। अब इंस्पेक्टर अरबाज फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें पूरी रात काटने के बाद अब हमें सुबह यहाँ से फिर से जल्दी निकलना होगा। वैसे हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है। अगर हमने ज़्यादा टाइम इधर ही लगा दिया तो अगर हम यहीं फंसे रहे तो इसका मतलब होगा कि वे लोग अपना मंसूबा पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। पता नहीं कितने लोगों की आबादी को वो तहस नहस करना चाहते हैं, या ये कहा है कि पूरे देश में इसकी कोई भी नहीं लगा सकता और नहीं इसके अंदाजे से हम पता कर सकते कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब तो इन सभी के पास सुबह होने का इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनके साथ ये सब घट जाएगा और ख़ासकर इस टाइम पर ये सब हो जाएगा। तभी अनिका अपने आप को बड़ा ही ऐसी सिचुएशन पर खुद पर ही अंदर चिढ़ हो रही थी। उसे खुद अपने आप पर इतना एम्बेस्टर फील हो रहा था। आज अनिका खुद सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह सबकी हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन उसने ये सब सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी। अनिका के साथ आज यहाँ पर जो भी कोई था उन सब की किसी ने एक दूसरे की अभी तक कोई भी हेल्प नहीं की थी। खासकर अनिका को ये टाइम पर सबकी हेल्प करने के लिए उसके पास कुछ था, लेकिन अनिका उस चीज़ को वापस रख कर आ गई थी। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ की दी हुई स्पेशल वॉच थी जो उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अनिका सोच रही थी, अगर मैं वॉच पहन कर आती तो शायद मैं रोहित या फिर अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा दोनों को सिग्नल भेज सकती थी और वो शायद मेरी हेल्प के लिए भी आ सकते थे। खासकर मुझे पूरा उन दोनों पर विश्वास है, भले मेरी माँ या फिर रोहित मारवा, दोनों में से किसी को अगर हमारे इस बारे में पता चलता तो ज़रूर कोई ना कोई हेल्प हमारे लिए ज़रूर अब हमारे सामने होती। ये सब सोच कर अनिका काफ़ी परेशान होने लगी। फिर वह सोचने लगी, अगर मैं वो डिजिटल वॉच ले भी आती तो शायद इनमें से किसी को उसकी भनक भी लग सकती थी, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे 50 सालों तक ऐसी वॉच कोई बनाए ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पॉसिबल तभी है जब खासकर अनिका के बच्चे या फिर अनिका इस बारे में सोच कर विचार कर कुछ बनाने की सोचे। लेकिन अनिका के पास तो इतना टाइम ही नहीं है जो किसी चीज़ का वो आविष्कार कर सके। अब अनिका सोचती है कि मैंने उसे वापस रख दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। अब वह बार बार अपनी माँ के बारे में सोचती है, क्योंकि उसकी माँ ने आगे के अंदाजे और आगे के खतरे के बारे में भाप लिया था। भले ही अनिका ने नहीं भापा था, इसलिए तो उसकी माँ ने वो उसके लिए दी थी। अब वह कैसे कर्नाटक से और ऊपर से इस टापू पर कैसे उनको सिग्नल भेज सके और कैसे ऐसे हेल्प हो सके। स्वाति के जिंदा होने का राज किसी के सामने खुल भी सकता है या नहीं भी, इसलिए अनिका ने ये सोचकर इस वॉच को एक जगह पर सेव रख दिया था। इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इसे यूज कर सकती है। स्पेशल डिपार्टमेंट की एक टीम जहां कर्नाटक में ऐसे हादसे में फंस सकी थी, तो उनके साथ वही संपर्क टूट चुका था दिल्ली की टीम का, जिसे इंस्पेक्टर विकास संभाले हुआ था। जो दिल्ली की भागदौड़ थी वो विकास के कंधों पर थी, लेकिन बार बार इंस्पेक्टर से इंट्रोडक्शन मिलते हुए वह काम कर रहा था और उसके साथ संपर्क में जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से इंस्पेक्टर अरबाज के साथ वो हादसा हुआ है तब से ही उन दोनों का आपस में सिग्नल टूट चुका था। उन लोगों को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बार बार कभी अनिका तो कभी भूमिका, कभी कौटिल्य, कभी छठी इंद्री, अर्जुन सिंह और इंस्पेक्टर अरबाज को सबको बारी बारी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम से ऐसा संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इंस्पेक्टर अरबाज
दूसरी तरफ ऐसा दिल्ली में परेशान होकर विकास भी परेशान हो चुके थे। दोनों तरफ दोनों ही के टीम लीडर काफ़ी परेशान थे। एक तरफ तो इंस्पेक्टर अरबाज था तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विकास, जो कि इंस्पेक्टर अरबाज के इशारे पर ही काम कर रहा था, भले ही वो अलग से अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। तभी विकास सोचता है कि उनका किसी के साथ संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए। क्या यहाँ से इंस्पेक्टर विकास को उन्हें वहाँ पर बचाने के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत है या नहीं, ये सब वो इंस्पेक्टर विकास सोच रहे थे। उन्हें यहाँ अपने मिशन पर ही फोकस देना चाहिए। इंस्पेक्टर अरबाज उनसे सीनियर हैं, उनसे काफ़ी विचारमयी व्यक्ति हैं, तो वो वहाँ पर आराम से हैंडल कर लेंगे। विकास के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। वो क्या करे क्या ना करे, उनकी खबर ले या फिर अपने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके बारे में सोचे या उनकी तलाश के लिए किसी को भेजे। ये सारी बातें उसके दिमाग में इधर उधर घूम रही थी। वो काफ़ी द्वंद में फंस चुके थे क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज ने उन्हें ये सारी बातें बता दी थी। क्योंकि इंस्पेक्टर विकास को लग रहा था कि कहीं वो सभी मुसीबत में नहीं पड़ गए होंगे, क्योंकि बार बार सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन नहीं हो रहा था। इसलिए किसी भी तरह का इंस्पेक्टर विकास रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने उच्च अधिकारी यानी कि क्योंकि अब इंस्पेक्टर विकास ने उच्च अधिकारियों तक ये बातें पहुंचाना ही सबसे अच्छा समझा। उच्च अधिकारी वे सब मामलों को उनकी कोई भी हेल्प कर सके या उन लोगों की सुरक्षित ले आ सके, इसके सब स्पेशल डिपार्टमेंट में इस वक्त सभी का टेंशन का माहौल हो चुका था। तभी अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द की गई ताकि उन लोगों को ढूंढने की ऑपरेशन जल्द से जल्द बिठाया जा सके और जल्द से जल्द लोगों को बताई जा सके। वहीं मारवा हाउस में रोहित भी घर में अपनी ऑफिस से घर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका दिल बार बार काफ़ी बेचैन हो रहा था। उसको बार बार पसीने आ रहे थे, जैसे कोई खतरे का आवाज़ उसे घूम रहा था। क्योंकि जब से अनिका वहाँ से गई थी तब से ही उसका दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। क्योंकि पता नहीं उसे क्यों आज पहली बार ऐसा हुआ था जब अनिका को ऐसे भेजने पर मिशन पर वो काफ़ी घबराया हुआ था। रोहित की बेचैनी बार बार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब अनिका रोहित को वहां से कहने के बाद निकल पाती, क्योंकि रोहित को इस बारे में कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद ये सब उस दुर्घटना का या फिर किसी चीज़ का संकेत हो सकता था। अब वहां पर इंस्पेक्टर अरबाज की टीम को फ़ोन लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अपने पास भी कोई भी फ़ोन नहीं था। किसी का भी फ़ोन वहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था तो फिर उसमें सिग्नल ही नहीं थे। उसके अंदर पानी घुस चुका था, क्योंकि रोहित को पता था भूमि भी अनिका के साथ उसी टीम में है। रोहित भूमि के पास अब कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भूमि का भी फ़ोन नहीं मिल रहा था। रोहित को डर बिल्कुल पक्का हो चुका था। अब रोहित चाहे अपने मन को या फिर कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसका घूम घूम कर कुछ देर बाद उसे अनिका के बारे में वही सोचने पर मजबूर कर देता। उसका एकदम से शक इतना गहरा हो चुका था कि अब उस पर कोई भी नियंत्रण पाना मुमकिन नहीं था। उसने रोहित ने कहा, सर दरअसल चिराग, इतना कहकर एकदम से चुप हो जाता है। चिराग एकदम से चुप होते हुए देखकर रोहित घबरा जाता है। अब वह थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, चिराग जो कहना है बिल्कुल साफ साफ कहो, मुझे ऐसे चिंता भरे फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि मैं पहले से ही परेशान हूँ। इसलिए यहाँ पर अब और स्पेशल काफ़ी इकट्ठा मत करो। प्लीज़ बताओ मुझे क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी टेंशन को और मत बढ़ाओ। रोहित के गुस्से को देखकर चिराग रोहित को अपनी पूरी बात एक सांस में बता देता है। अब चिराग कहता है, सर अनिका मैडम की बाकी सभी के साथ कोई भी संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके कहे अनुसार जब आपने कहा कि अनिका का कांटेक्ट नहीं हो रहा और नहीं किसी का हो रहा है, तो मैंने तभी वहाँ के स्पेशल डिपार्टमेंट के एक ऑफिस इंस्पेक्टर विकास को मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम उन्होंने कोई भी कॉल नहीं उठाई। और मैंने वहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट में कॉल किया तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि उन लोगों को उनकी संपर्क टूट चुका है। अब वह उनके किसी भी बात का या फिर किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, या ये कहा जाए कि देने में असमर्थ है। इससे अब किसी को भी संपर्क नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ चिराग की बातें सुनकर रोहित बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे, क्योंकि आज रोहित का मन अनजाने खतरे का आवाज़ या सिग्नल दे रहा था। कुछ अनहोनी का
उसे विश्वास हो चुका था कि कोई न कोई बड़ी अनहोनी उसके साथ हुई है। वह अपनी अनिका से इतना प्यार करता था कि उसके सामने कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो रोहित भले ही उसके साथ ना हो लेकिन उसे भांप लेता था, उसे महसूस कर पाता था। उन दोनों का भले ही शरीर एक ना था, अलग अलग था, लेकिन दोनों की आत्मा बिल्कुल एक हो चुकी थी, एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। अब रोहित आराम से खड़ा हो जाता है, एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर उस सांस को आराम से छोड़ देता है, अपने आप को रिलैक्स महसूस कराता है। फिर चिराग से कहता है, मुझे उन लोगों के पीछे किसी को साजिश नज़र आ रही है। क्योंकि रोहित ये बातें सुनकर एकदम से काफ़ी हैरान भी था। चिराग आराम से रोहित की तरफ देखते रहता है। अब चिराग कहता है कि सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अनिका मैडम किसी से क्या दुश्मनी है और जो उसे ऐसे टारगेट किया जा रहा है? अब रोहित कहता है कि हो ना हो, मुझे जहाँ तक पता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के बाद सिर्फ रोहित और चिराग तक ही है, क्योंकि चिराग रोहित के हर एक कार्य में बारी बारी से उसका हाथ बढ़ाता है और एक दूसरे के हर मिशन के बारे में एक दूसरे को पता ही रहता है। अब रोहित कहता है कि मुझे पता है कि ये अनहोनी नहीं है, बल्कि ये सोची समझी एक साजिश है। अब रोहित कहता है कि एक काम करो, उस मेंटल हॉस्पिटल पर अपनी नज़र रखो, मुझे उन्हें हर एक कदम की जानकारी चाहिए। वैसे भी जब तक अनिका यहाँ नहीं है तब तक अनिका की जगह हमें इस कार्य को पूरा करना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। इस रोहित की बात सुनकर चिराग वहीं से चला जाता है। फिर रोहित सोच में पड़ जाता है कि इंपीरियल ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को पल पल की खबर चाहिए। जब चिराग रोहित तक जाने के बाद रोहित जल्दी से अपने फ़ोन को पॉकेट से निकालता है और इंपीरियल ग्रुप में कई ऐसे मेंबर थे जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। रोहित जब चिराग स्टार्ट हो जाता है, रोहित जल्दी से फ़ोन को उठा लेता है। दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज़ आती है। ये और कोई नहीं बल्कि मयूर गुलेरिया थे। वो मयूर गुलेरिया की आवाज़ आते ही रोहित कहता है, हाँ मयूर, बोलो क्या बात है? तभी मयूर कहता है कि रिसोर्सेज से पता चला है कि अनिका बाकी लोग सब गायब होने का पता चल चुका है, क्योंकि मयूर ने भी अपनी सिक्योरिटी अनिका के पीछे लगा रखी थी ताकि वह उनके पल पल की खबर रखे। क्योंकि एक तरफ मयूर ने खुद करण गुलेरिया से अनिका की सिक्योरिटी का वादा किया है, इसलिए वह अपने वादे को पूरा करने के तहत से उसने अपने एक गोपनीय सिक्योरिटी को अनिका के साथ लगा रखा था, और इसलिए मयूर ने अब रोहित को कॉल किया। मयूर रोहित को सारी बातें बता देता है और सारी की सारी जो उसने वहाँ पर देखी, जो उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई, सारी बातें बताने के बाद, लेकिन अब हमारी भी संपर्क अनिका से नहीं हो पा रहा है, उसे ट्रेस नहीं किया जा रहा है काफ़ी टाइम पहले ही, क्योंकि तब तक शाम नहीं हुई थी, तब तक अनिका हमारे संपर्क में ही थी। अनिका की लोकेशन को अच्छे से अपने डिवाइस पर देखा जा सकता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जब शाम होने को आई तब से ही अनिका की लोकेशन नहीं मिल रही। उनका रोहित मयूर से कहता है कि मैं भी कैसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की पानी इतना ज़्यादा है कि हम उसे ट्रेस भी नहीं कर सकते, या फिर ये कहा जाए कि अपनी आंखों या फिर दूरबीन से दूर दूर तक का दिखाई तो देता है, लेकिन वह पानी ही है। हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा और फिर तभी हमें उस बारे में पता चलेगा, लेकिन हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ से और कितनी दूर तक आगे की तरफ गए हैं, हमें कहाँ से उन्हें ट्रेस करना चाहिए। ये सब रोहित मयूर को बताने लग जाता है। तो दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा का किला, उधर स्वाति मल्होत्रा किले में काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, क्योंकि जब से स्वाति की आंखें खुली थी तब से स्वाति भी कुछ परेशान ही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले कई घंटों तक स्वाति कब सो गई, क्योंकि उसने तो अनिका पर नज़र बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो हमेशा की तरह रखती थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब अनिका कहीं मिशन पर गई हो और स्वाति आराम से गहरी नींद में सोई हो। अब ये कहा जाए कि वो उस रात के बारे में सोचकर इतनी गहरी नींद में सो चुकी थी, क्योंकि उसे बस करण करण ही याद रहा, उसे अपनी बेटी तो याद ही नहीं रही। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा अपने लैपटॉप को साइड में करती है और उसमें देखने लग जाती है, क्योंकि उसने ट्रेसिंग के लिए उसके पास वॉच थी जो उसने उस स्पेशल अनिका को दी थी। अब जल्दी से उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लोकेशन तो मारवा हाउस में ही थी। अब और भी ज़्यादा स्वाति मल्होत्रा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर करे तो वह क्या करे। अब इतनी टेंशन भरी हो चुकी थी। अब आराम से स्वाति मल्होत्रा एक लंबी गहरी सांस लेती है, फिर सोचने लग
जाती है, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या यहाँ पर ही कुछ ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए जिससे कि मैं अनिका को अब पता लगाया जा सके। अब दोबारा से वो अपनी उँगलियां लैपटॉप पर चलाती है, दोबारा से उसे लोकेशन चेक करती है, लेकिन फिर से कोई सिग्नल उसके पास नहीं होते, या ये कहा जाए कि अनिका को वो ट्रेस नहीं कर पाती। ऐसे में स्वाति मल्होत्रा की आंखें गीली हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू नीचे की तरफ लुढ़क कर उनके गालों से होते हुए नीचे गिरने लग जाते हैं। स्वाति मल्होत्रा की हालत आज पहली बार ऐसी हुई थी, क्योंकि बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना उसने अपनी बेटी के साथ उनसे आगे होकर ही किया था। अब स्वाति मल्होत्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे। वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इधर शाम लगभग 4 का टाइम हो चुका था। आखिर वे सैटेलाइट के जरिए उन लोगों को वोट को देखा जा सकता है, उनके बाद अब तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। ये सब सोचकर डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि पूरी टीम आराम से उस टापू पर सो चुकी थी जो कि कर्नाटक के समुंदर के बीचों बीच था। अनिका की नींद झट से खुलती है, क्योंकि उसे काफ़ी अजीब सी चीख सुनाई देती है। अनिका जैसे ही किसी की चीख की आवाज़ सुनती है, वह झट से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अब अनिका देखती है कि उनके साथ ही कुछ अजीब सी बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। उन लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि दो के आदमी का अपना ग्रुप बनाएंगे और फिर वह वहाँ पर पहरा देंगे। तभी इसलिए जब उनको 2 साथी वहाँ पर पहरा दे रहे थे, बाकी के लोग सो रहे थे, उनके सोने के बाद अब अनिका को ही एक चीख सुनाई देती है। अनिका काफ़ी परेशान हो जाती है, ये चीख आखिर किसकी थी? हो सकता है ये बहुत ही सुनसान इलाका है। अनिका बाहर जाती है और वहाँ पर उसे कुछ अजीब बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहा था। भूमिका अनिका की तरफ एक खड़ी से बना बला फेंकती है। भूमिका अनिका की तरफ लकड़ी से बना भाला फेंकती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उनकी ही टीम के आदमी ही थे, जो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। भूमिका जैसे ही अनिका की तरफ उस भाले को, लकड़ी से बने हुए भाले को फेंकती है, भूमि अपने एक हाथ से उसे कैच कर लेती है। दरअसल भूमि को लगता है कि अनिका यहाँ पर बाहर आई है और वे लोग इतना अजीब बर्ताव कर सकते हैं तो अनिका पर भी कोई हमला कर सकता है, और उस हमले से अनिका को बचाने के लिए भूमि ने अनिका की तरफ वो लकड़ी का भाला फेंका था। अनिका जैसे ही भूमिका के द्वारा फेंके हुए भाले के बीच से उसे समझ ही नहीं पा रही थी ये लोग इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी वह देखती है कि उन लोगों ने कुछ दूर पर आधे खाए हुए सेब पड़े हुए थे। अनिका अब उन आधे खाए हुए सेबों को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है और अनिका उनको देख पहले ही एक सेब उठाती है, फिर उनको अच्छे से एग्जामिनेशन करती है और अच्छे से करने के बाद अनिका एक कंक्लूज़न पर पहुंचती है कि ये सेब कोई आम सेब नहीं है, बल्कि ये सेब जंगली सेब हैं। इनमें एक किस्म का एक जहर पाया जाता है जो इंसान के दिमाग को भ्रम के इल्यूजन में पैदा कर देता है, जिसके कारण लोगों को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो उनके पास वास्तव में होती ही नहीं है। इनका एल्यूजन इतना बढ़ने के बाद वे अपने आप में ही कुछ ना कुछ एल्यूजन करने लग जाते हैं। एल्यूजेशंस के साथ साथ अब ये लोग हरकतें भी करने स्टार्ट कर देते हैं। अनिका को अब इन सेबों के बारे में देखकर और सोचने के बाद अनिका सोचती है कि हो ना हो यही कारण है कि इन लोगों को इतना अजीब बर्ताव हो चुका है, क्योंकि ये लोग अब अपने ही दिमाग के एल्यूजन से घिरे हुए हैं। ये सोचने समझने की किसी भी हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के बारे में अनिका और स्वाति मल्होत्रा ने ही बताया था। जब अनिका स्वाति से पहली बार जंगल में मिली थी, तब स्वाति ने अनिका को बताया था कि स्वाति ने अनिका को इसका इलाज की बात भी बताई थी। अनिका को एकदम से इसका इलाज याद आ जाता है। अनिका अब इधर उधर नज़रें घुमाती है, तो क्योंकि अनिका के लिए सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरी था कि वह अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आई थी, तो अपनी टीम को सही करके आगे की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि अगर ये एल्यूजन ऐसे ही रहा तो हो सकता है वे लोग एक दूसरे को वार करके एक दूसरे को घायल कर दें या फिर एक दूसरे को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। अनिका कतई भी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वैसे भी यहाँ पर एक से एक मुश्किल उनके सामने आती जा रही थी। अनिका अब यहाँ पर और कोई भी मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए अब वह जल्द से जल्द इसका इलाज भी करना चाहती थी। इधर उधर नज़र अपनी घुमाने लगती है। तभी अनिका को एक तरफ से
कुछ फूल दिखाई देते हैं जिन्हें इन जंगली सेबों का असर खत्म किया जा सकता था। अभी उन फूलों को देखकर अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका को आखिर वे चीज़ मिल ही गई थी जिसके द्वारा उन सेबों के जहर को तोड़ा जा सकता था या उन्हें ख़त्म किया जा सकता था, जिसे वे अपने सभी साथियों को एल्यूजन को सेवर की कर सकती है। उनके मन को सिर्फ एक वहम था, इसलिए अब अनिका अब तेजी से उनकी तरफ कदम बढ़ा देती है। लेकिन तभी एक बार फिर से अनिका पर इंस्पेक्टर अब्बास द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने भी वे सेब खा लिए थे और उनका कुछ हिस्सा ही खाया था, इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास भी इससे ग्रस्त हो चुके थे। इंस्पेक्टर अब्बास का मार्शल आर्ट का दावा खेल दिया गया था, क्योंकि अनिका मार्शल आर्ट को भी अच्छे से जानती थी। वह इसका इंस्पेक्टर का अच्छे से उसके वार को आराम से डिफेंस कर लेती है, इसलिए अब अनिका इससे पैर ज़्यादा हाथापाई नहीं कर पाती। लेकिन वह अपने बचाव के लिए अपने मार्स अटैक का दावा खेलती है, उसे एक ही झटके में ज़मीन पर नीचे लुढ़का देती है। जैसे ही इंस्पेक्टर अरबाज ज़मीन पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, झट से नीचे वो पड़े हुए जट सेब को उठा लेती है। अनिका अपने दुश्मन को वो ऐसे तो हरा नहीं पाएगी अगर वो अकेली इस मिशन पे जाएगी। उसे अपने सभी साथियों को साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अरबाज ज़मीन पर पड़ते हैं, ऐसे ही उसके जितने भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति थे सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसने उन पर हमला किया था उसे लगता है कि ये हमारी दुश्मन है। तो सभी चुगरदा घेरा बनाकर अनिका को घेर लेते हैं। उनकी टीम के सदस्यों पर सेब का जहर बिल्कुल दिमाग पर चढ़कर बोल रहा था। किसी भी तरह से सोचने समझने की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात अनिका अच्छे से जानती थी, इसलिए उन लोगों को कोई भी गलती ना हो। अगर ये सेब अगर इन लोगों को खिला दिए जाए तो शायद ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं या अपने सोचने समझने की शक्ति को वापस पा सकते हैं। ऐसे में अनिका बस ये चाहती थी कि जल्द से जल्द इनको सेब खिलाई जाए। अब वे व्यक्तियों के दिमाग पर उसका असर इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें आराम से खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उनका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं था और ऊपर से अब उन्हें और भी उनसे उठाने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि पिछले दिन से लेकर अब तक उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। शायद भूख के मारे बारी बारी से पेड़ पर लगे हुए सेब उन्होंने देखे और अपनी आंखें खुलते ही वो इस पेड़ की तरफ आगे की तरफ बढ़ गए थे, इसलिए लोगों ने सभी ने यहाँ पर आकर सेब खाए। अनिका उनको गिराने के बाद अब अनिका जल्द से जल्द उन फूलों की तरफ पहुँच जाती है। अब अनिका उन फूलों को तोड़कर जो सेब के पेड़ पर लगे थे अब जल्दी से उन्हें तोड़कर उन लोगों की तरफ फेंक देती है। अनिका अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, कुछ अब अपने साथियों की मदद करना चाहती थी, उन्हें पहले उठाना चाहती थी, क्योंकि अनिका को पता था कि अनिका अगर इन्हें उठाने में मदद करेगी तो फिर से ये अनिका के ऊपर वार करेंगे। जब तक इनके ऐसे जहर का ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए अनिका अब उन्हें उठाने की बजाय अब उन फूलों की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद अनिका ने वहाँ पर बहुत सारे फूलों को तोड़ लिया था और उनको अपने हाथों से रगड़ करना स्टार्ट कर देती है और फिर उन्हें निचोड़ लेती है। अब उन फूलों का रस अनिका निकालना स्टार्ट कर देती है। अनिका को लगा कि जितना रस अनिका से उन फूलों से निकलता है वे पर्याप्त नहीं था। अब जल्दी से थोड़े और फूलों को इकट्ठा करती है, उनसे फिर रस निकालती है। अब अनिका को लगता है कि अब बिल्कुल ठीक है उसके लिए। तब अनिका लोगों के आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका वार वहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन अनिका वारों से बचताती अनिका उन लोगों को बारी बारी से उनके पास जाती है और उनके मुंह में वो रस निचोड़ कर डालती है। ये और कोई नहीं बल्कि उसका तोड़ ही था। ये या कहा जाए ये कोई ऐसे वैसे फूल नहीं बल्कि एक जादुई फूल थे। जैसे वे सेब एक रहस्यमयी थे, वैसे ही ये फूल भी एक रहस्यमयी थे। सभी के मुंह में वो फूलों का रस डाल चुकी थी और उसे पता था कि अभी इन्हें होश नहीं आने वाला। कम से कम इन्हें आधे घंटे के समय तो लग ही जाएगा। ये सेब का जहर इतना जल्दी से ख़त्म होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर तब तक अनिका सबको वहाँ पर आराम से बिठा देती है और सभी